नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। आज एक तरफ जहां देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों की माथापच्ची चल रही है, वहीं महाराष्ट्र से राजनीतिक उठापटक की बड़ी खबर सामने आई। एमएलसी के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी से जुड़े शिवसेना, जो वहां सत्तारूढ़ दल है, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाने वाले एकनाथ शिंदे अपने साथ कुछ विधायकों को लेकर के और गायब हो गए हैं। माना जा रहा है कि 34 विधायक करीब करीब वहां से गायब हैं, जिनके फ़ोन या तो स्विच ऑफ आ रहे हैं, फ़ोन नॉट रीचेबल हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। एकनाथ शिंदे से बात करने के लिए खुद उद्धव ठाकरे लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है। उद्धव ठाकरे की सरकार को महाराष्ट्र में 31 महीने पूरे हो गए हैं। 31 महीने पूरे होने के बाद आज ये खतरा उनके सरकार पर अब एक खतरा सा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके पहले भी बीच में एक बार ऐसा खतरा मंडरा चुका है, पर उस समय शिवसेना इसे साधने में कामयाब रही थी। जो महाविकास आघाड़ी के जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने उस मुसीबत से पार पा लिया था। ये माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के करीब 14 विधायक हैं। इसके अलावा 10 निर्दलीय विधायक भी उनके साथ हैं, साथ ही साथ एक विधायक एनसीपी का भी है, और ये उनके साथ जाकर के सूरत में, फिलहाल सूरत के एक होटल में सारे लोग हैं। इसके अलावा कुछ और विधायकों के भी उनके साथ होने या और कहीं पर होने की संभावना जताई जा रही है। जो एकनाथ शिंदे के साथ विधायक है, उसमें से एकनाथ शिंदे के साथ 3 मंत्री उद्धव सरकार के हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के इस नए घटनाक्रम में जो बदलाव हुए, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी एक तेज़ी देखी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने उनके घर पहुंचे। उधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब महाराष्ट्र में बने इस नए हालात, जो राजनीति के जो नए हालात हैं, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि विधान परिषद के जो चुनाव हुए, उसी चुनावों से इस बगावत की नींव रखी गई। भारतीय जनता पार्टी 10 एमएलसी में से 5 सीटें जीत गई। महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो शिवसेना और एनसीपी के खाते में 2-2 सीटें आई हैं, जबकि कांग्रेस के हिस्से में केवल 1 सीट आ पाई है। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से 5 क्रॉस वोटिंग की गई, जिसके चलते उसको दूसरी सीट का नुकसान उठाना पड़ा और वो भारतीय जनता पार्टी के फायदे में गई है। अगर बात की जाए, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो खबरें आ रही हैं, उसके हिसाब से बात की जाए तो एकनाथ शिंदे लंबे समय से शिवसेना से नाराज चल रहे थे। राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव को लेकर के उनकी नाराजगी और बढ़ गई। एकनाथ शिंदे के नाराजगी के सबसे बड़े कारणों में से एक माना जा रहा है आदित्य ठाकरे के बढ़ते कद को। चूँकि आदित्य ठाकरे जब से महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार बनी, आदित्य ठाकरे का कद बढ़ा। ये भी कहा जा रहा है कि हालांकि चूँकि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी माने जाते हैं, इसलिए जब वहाँ पर शिवसेना की सरकार बनी तो उन्हें नगर विकास का मंत्री बनाया गया। लेकिन ये माना जाता है कि आदित्य ठाकरे की दखलंदाजी उनके मंत्रालय में, उनके विभाग में ज़्यादा रहती है। इसको लेकर के उनकी एक नाराज़गी चलती है, जिसको जो इस राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में जो समीकरण बने, उसने उनके उस नाराज़गी को और बढ़ाया, और जिसके चलते आज उन्होंने ये कदम उठाया है। वहीं हर मुश्किल में शिवसेना का चेहरा माने जाने वाले संजय राउत आज फिर मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपनी सारी बातचीत में कहा है कि यहाँ पे कोई भूकंप नहीं आने वाला, यहाँ पर कोई सरकार नहीं गिर रही है, किसी तरह की कोई अस्थिरता नहीं है। बीजेपी पहले भी इस तरीके की कोशिश कर चुकी है, इस बार भी वो नाकामयाब होगी, इस बार भी उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। विधायक बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के विपक्ष की एक बैठक दिल्ली में होनी थी, जिसका नेतृत्व शरद पवार को करना था। आज वो सुबह जल्दी उस बैठक को किया गया। उस बैठक से ये माना जा रहा है कि अब राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर शरद पवार खुद सामने नहीं आएंगे। शरद पवार राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। जो विपक्ष की तरफ से एक साझा उम्मीदवार उतारने की कोशिश ममता बनर्जी ने जो शुरू की थी, तब ये माना जा रहा था कि शरद पवार के नाम पे सारे विपक्षी दल एकजुट हैं, और अगर शरद पवार
राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष का चेहरा बनते हैं तो पूरे विपक्ष का उनको समर्थन मिलेगा। हालांकि शरद पवार ने खुद इससे दूरी बनाई। इसके पीछे की तमाम वजहें हम आपको पहले के वीडियोज़ में बता चुके हैं। अब खबर आ रही है कि विपक्ष जो है वो यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति का उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से बनाने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम संकेत मिले हैं। साथ ही साथ यशवंत सिन्हा ने भी टीएमसी छोड़ने की पेशकश कर दी है। यशवंत सिन्हा ने ये कहते हुए टीएमसी छोड़ने की पेशकश की है कि वो एक बड़े कारण के लिए, एक बड़े काम के लिए टीएमसी से अलग होने जा रहे हैं। ऐसे में ये मान करके चला जा रहा है कि यशवंत सिन्हा अब विपक्ष की तरफ से लगभग राष्ट्रपति चुनाव के चेहरे, उम्मीदवार के तौर पर चेहरे के रूप में फाइनल हो चुके हैं। उधर महाराष्ट्र के राजनीतिक अस्थिरता की बात की जाए, साल 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए। उस समय भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ सत्ता में थे। 2014 के चुनाव में 122 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी और तब वो सरकार बनी थी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे। पर 2019 के लोकसभा चुनाव में 21 अक्टूबर 2019 को विधानसभा के ये चुनाव हुए। 24 अक्टूबर 2019 को मतगणना हुई, जिसके बाद चुनाव के नतीजे आए। 288 विधानसभा की सीटों वाले महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 144 सीटों की ज़रूरत होती है। एनडीए और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम चुनाव हुए। फिर चुनाव के बाद जब चुनाव नतीजे आए तो चुनाव के बाद शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आए। महाविकास अघाड़ी बनाया गया, जिसमें शिवसेना के 57 विधायक, एनसीपी के 53, कांग्रेस के 44, बहुजन विकास अघाड़ी के 3, समाजवादी पार्टी के 2, भाजपा के 2, पीडब्ल्यूपीआई के 1 और 8 निर्दलीय विधायकों का समर्थन इस महाविकास अघाड़ी को मिला। इस तरीके से महाविकास अघाड़ी की नींव पड़ी। राज्यसभा चुनाव के पहले महाविकास अघाड़ी के पास करीब करीब 170 विधायकों का समर्थन था पूरा। राज्यसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जो स्थितियां बनी, उसके बाद कुछ विधायकों का समर्थन कम हुआ। फिर उसके बाद विधान परिषद के बाद भी ये कम हो गया। अब ये माना जा रहा है कि यदि 34 विधायकों की जो बात की जा रही है वो यदि इससे यदि अपना अलग होकर के और बीजेपी के समर्थन में चले जाते हैं, जो नेगोशिएशन की खबरें आ रही हैं कि इधर भी बात चल रही है, उधर भी बात चल रही है, अगर ये चीज़ें सच होती हैं तो ऐसे में उद्धव सरकार का गिरना तय है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी चूँकि सरकार गिराने और अपनी सरकार बनाने में वर्तमान जो नेतृत्व है पार्टी का वो उसमें माहिर माना जाता है। हालिया उदाहरण मध्य प्रदेश का है, उसके पहले का उदाहरण गोवा में है, जब दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में ज़्यादा सीटें लेकर के कांग्रेस अभी सरकार बनाने की तैयारी कर रही थी। उसके पहले नितिन गडकरी ने रातों रात वहां जा करके और सारे समीकरण बदल करके और सरकार बनाने का ऐलान कर दिया था, जिस वक्त दिग्विजय सिंह गोवा के होटल में सो रहे थे। ऐसे में यदि ये परिस्थितियाँ बदलती हैं, नई परिस्थितियां सामने आती हैं, संजय राउत की बात सही नहीं होती। और शरद पवार ने भी हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कह दिया है कि एकनाथ शिंदे के लिए पूछा गया उसमें कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। शरद पवार ने ऐसी किसी संभावना से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि एकनाथ शिंदे ने कभी इस तरीके की कोई बात नहीं की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये मामला सरकार का नहीं है बल्कि शिवसेना का, पार्टी का अंदरूनी मामला है। यानी शरद पवार के हिसाब से फिलहाल महाराष्ट्र में सरकार बिल्कुल सेफ है। संजय राउत घोषणा कर रहे हैं कि सरकार सेफ है, किसी तरह का कोई भूकंप नहीं आ रहा, सरकार गिरने नहीं जा रही है। वहीं बीजेपी की जो तेजी है वो बता रही है कि कुछ घटनाक्रम हो सकता है। अब समय बताएगा कि क्या सरकार स्थिर रह पाती है, सरकार गिर पाती है, या इसमें कौन किस भूमिका में आएगा। हालांकि शरद पवार दिल्ली से महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं और ऐसे में शरद पवार की तरफ सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषकों की भी निगाहें लगी हुई हैं कि शरद पवार की भूमिका एक बार फिर किस तरीके से संकटमोचक बनकर के सामने आती है। धन्यवाद।